एक गांव में लल्लू जलेबी वाला रहता था। लल्लू जलेबी बनाता और बेचता। सुबह से शाम लल्लू की दुकान पर जलेबी खाने वालों की लाइन लगी रहती। यहाँ तक कि उसकी जलेबी खाने दूर गांव से लोग आते। अरे भाई, इस लल्लू के हाथ में तो जादू है। क्या जलेबी बनाता है ये। वाह, मजा ही आ गया। सही कहा सोनू भाई। लल्लू भैया, मुझे जरा 50 रुपए की जलेबी दे दो, घर ले जाऊंगा। घर वालों को भी आज खुश कर दूं। तो इस प्रकार लोगों को लल्लू की जलेबी बहुत अच्छी लगती। लल्लू अपनी प्रसिद्धि से जिंदगी में बहुत खुश था। एक दिन एक आदमी लल्लू की दुकान पर जलेबी खा रहा था। उसे जलेबी बहुत स्वादिष्ट लगी। उसने लल्लू से कहा, लल्लू भाई, तुम्हारी ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है। एक प्लेट और लगा दो। जलेबी तो उस आदमी को पसंद आ ही गई थी। खाते खाते उसने लल्लू से कहा, भाई मजा आ गया। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने अमृत रस भर दिया हो इस जलेबी में। धन्यवाद भाई साहब। अब तो बस इसी काम की आदत हो गई। जलेबी बनाओ और खिलाओ। वैसे अगर जलेबी के साथ बढ़िया मलाईदार रबड़ी भी होती तो मजा आ जाता। आपकी बात ठीक है, पर मुझे सिर्फ जलेबी बनानी आती है। वैसे भी जलेबी बनाने में सारा दिन बीत जाता है, तो रबड़ी कैसे बनाऊं? अरे लल्लू भाई, क्या बात करते हो। उसके लिए हलवाई रख लो। एक बहुत ही बढ़िया रबड़ी बनाने वाले हलवाई को जानता हूँ। कहो तो कल ही उसे ले आता हूँ। विश्वास करो, दुकान और भी अधिक प्रसिद्ध हो जाएगी। अब लल्लू उस आदमी की बात गौर से सुनने लगता है और मन ही मन सोचता है, हमारी जलेबी तो चल ही रही है कब से। कुछ पैसे तो हम जमा कर ही चुके हैं। अब जरा काम को बढ़ाया जाए। अरे बाबू, हम तैयार हैं। चलो फिर ठीक है लल्लू भाई, कल सुबह मिलो। अगली सुबह वो आदमी रबड़ी बनाने वाले हलवाई को लल्लू से मिलवाता है और काम भी शुरू हो जाता है। अब लल्लू की दुकान पर जलेबी और रबड़ी का बोर्ड लग जाता है। ग्राहक दोनों का स्वाद लेने लगते हैं। हर ग्राहक को जलेबी के साथ रबड़ी खाने की इच्छा जरूर होती। ग्राहकों को जलेबी और रबड़ी का साथ खूब भाने लगा। धीरे धीरे रबड़ी वाला भी लल्लू से जलेबी बनाना सीख लेता है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रबड़ी वाला लल्लू से आके कहता है, अरे लल्लू भैया, हम शहर तक जा रहे हैं सामान लेके। 2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है भाई, आ जाना जल्दी। अगली सुबह लल्लू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। जरा रबड़ी जलेबी लगा दो 1 प्लेट। अभी तो सिर्फ जलेबी है भाई, जलेबी खाओ। पर लल्लू भैया, जलेबी के साथ मलाईदार रबड़ी का मजा ही अलग है। बिना रबड़ी के जलेबी का स्वाद नहीं आता। सभी ग्राहक वापस चले जाते हैं और धीरे धीरे लल्लू की दुकान पर ग्राहक आना कम हो जाते हैं और लल्लू चिंतित होने लगता है। तभी एक ग्राहक लल्लू को चिंतित देख उसकी दुकान पर आता है। क्या हुआ लल्लू भाई, बड़े चिंतित लग रहे हो। क्या बताऊं भाई, आजकल जलेबी ही नहीं बिकती और आज 6 दिन हो गए, रबड़ी वाला भी नहीं आया। क्या बात करते हो, जलेबी नहीं बिकती? उस गांव में जलेबी खूब बिक रही है और रबड़ी भी। खा के देखो, मैं भी वहाँ से लाया हूँ। लल्लू रबड़ी और जलेबी खा के बोलता है, अरे ये जलेबी और रबड़ी बिल्कुल हमारे जैसी ही बनाई है। जरा चल के देखें, ये कौन है? तभी लल्लू दूसरे गांव के दुकान पर जाता है और देखता है कि वही हलवाई जो उसकी दुकान पर था, वहाँ रबड़ी और जलेबी बना रहा है। और ये क्या, वही दूसरा आदमी जिसने उस हलवाई को भेजा था, वो जलेबी बना रहा है। ये देख लल्लू हैरान हो जाता है। लल्लू समझ जाता है कि उन दोनों ने लल्लू को लल्लू बना दिया और जलेबी के सभी ग्राहक भी अपनी दुकान पर ले गए। अरे ई का हो गया, ई तो गई भैंस पानी में। शिक्षा: कभी भी किसी अनजान आदमी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा सूझबूझ के साथ ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।
मॉडर्न बहू, धार्मिक सास। हाँ भाई, कौन हो? किससे मिलना है? जी मैं जोमेटो से आया हूँ, आपके यहाँ से नूडल्स का ऑर्डर आया था। तभी वहां आलिया आ जाती है। अरे माँ जी, रोज तो हम घर का खाना खाते ही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज सबके लिए नूडल्स मंगा लेती हूँ। अरे बहू, तुझे तो पता है कि मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। अरे कम से कम मंगाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। मैं ये तेरे नूडल वुडल नहीं खाने वाली। हाँ क्या माँ जी, आप भी छोटी मोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाती हैं। अरे बहन जी, आप दोनों के झगड़े के बीच मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? आपको अपने ऑर्डर की डिलीवरी लेनी है या नहीं? कमला अपनी बहू से कहती है। बहू, तूने मंगवाया है ना, तू ही खा, मैं नहीं खाने वाली। मैं चली अपने कमरे में। आलिया चिढ़कर डिलीवरी वाले से कहती है। भैया, आप एक काम करिए, इसे लेकर वापस चले जाइए। डिलीवरी वाला वहां से चला जाता है और इस तरह सास बहू के झगड़े की वजह से सभी घर वाले उस रात भूखे सो जाते हैं। फिर एक दिन आलिया अपने घर पर अपने जन्मदिन की पार्टी मना रही होती है। उस रात उसकी सास कमला की तबीयत ठीक नहीं रहती और घर में हो रहे शोर शराबे से उसे बड़ी तकलीफ होती है। अरे बहू, पागल हो गई है क्या? मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और तू घर में शोर शराबा कर रही है। अरे माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है। अरे जन्मदिन तो हर साल होता है, तेरे जन्मदिन के चक्कर में आज मेरा मरण दिन ना हो जाए। ओहो माँ जी, आप तो मेरी हर बात पर कोई ना कोई नुक्स निकालती ही रहती हैं। अब इंसान अपने घर में ही तो अपना जन्मदिन मनाएगा ना। अरे तो जन्मदिन मनाने के तरीके भी तो होते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि शोर शराबा करके ही जन्मदिन मनाया जाए। तभी वहां खड़ी आलिया की सहेलियां आपस में बात करने लगती है। अरे जरा इसकी सास को तो देख, ये तो बड़ी चिड़चिड़ करने वाली लगती है। बेचारी आलिया, उसे कैसी सास मिली है। मेरी मान, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। घर का खराब माहौल देख आलिया की सभी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। अपनी सास का ये बर्ताव देख आलिया भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह दोनों के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। देखते ही देखते दोनों सास बहू की तूतू मेमे के चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगते हैं। फिर एक दिन, माँ, अभी कुछ दिनों के लिए बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लगी हैं। मैं सोच रहा था हम कहीं बाहर घुमाते हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से वैष्णो देवी जाने की सोच रही थी। चलो, इसी बहाने माता के दर्शन भी हो जाएंगे। कमला की बात काटते हुए आलिया कहती है। अरे नहीं नहीं, वैष्णो देवी जाकर क्या करेंगी? मेरी एक सहेली पिछले साल ही गई थी, रास्ते भर बेचारी तकलीफ से गुजरते गुजरते वहां पहुंची, आज तक पछता रही है। वैष्णो देवी भी कोई घूमने वाली जगह है क्या? एक काम करते हैं, हम लोग शिमला चलते हैं। अरे नहीं बहू, बच्चों को धार्मिक स्थानों पर ले जाने से उनमें अच्छे संस्कार आते हैं और वैसे भी माता के दर्शन किस्मत वालों को ही मिलते हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैंने सोच लिया है, हम लोग शिमला जाएंगे। अरे मैंने एक बार कह दिया ना, हम सब वैष्णो देवी जाएंगे। माँ, तुम वैष्णो देवी जाओ और आलिया तुम शिमला चली जाओ। मैं बच्चों के साथ घर में ही रहूंगा। अरे लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? अरे तो और क्या करूं, तंग आ गया हूं मैं तुम दोनों की रोज की झिकझिक से। बस खत्म करो, कहीं नहीं जा रहे हम, घूमने का प्रोग्राम कैंसिल। इतना कहकर राहुल वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू एक दूसरे से मुंह फुलाए रहने लगती है। फिर एक दिन, अरे बहू, आज मुझे बाजार जाना है, चलेगी तू? हाँ माँ जी, मुझे भी काफी सामान खरीदना है, चलिए चलते हैं। दोनों बाजार पहुंच जाते
और खरीदारी करते समय किसी चीज को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। अरे तुझे कुछ नहीं समझता, बाहर से दिखने में अच्छा दिख रहा है, 4 दिन भी नहीं चलेगा ये। अरे मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार इसे लेकर तो देखिए, ये बहुत अच्छा है। अरे बहू, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। कपड़े को दूर से देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। अरे वाह माँ जी, मतलब मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता है। तभी दोनों की बातें सुनकर दुकान वाला झुंझला कर कहता है, अरे माँ जी, आप दोनों अपना झगड़ा दुकान के बाहर जाकर करिए, मेरी दुकानदारी खराब मत करिए। अरे तू कैसी बात कर रहा है? अरे तो और क्या करूं, सारा मोहल्ला तुम दोनों के झगड़ों के बारे में जानता है। आपके झगड़े के कारण दूसरे ग्राहकों को तकलीफ हो रही है। जाइए, आप दोनों किसी और दुकान से सामान खरीद लीजिए। दुकानदार की तीखी बातें सुनकर कमला और आलिया को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। घर आने के बाद दोनों के मन में दुकानदार की बातें घूम रही होती है। बहू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हम दोनों की है। अरे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं हम, जिस वजह से सारे मोहल्ले में हमारी हंसी हो रही है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। आखिर हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है और हमारे बीच आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। माँ जी, मैं आज की बात आपसे किसी भी बात पर बहस नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, गलती हम दोनों की थी। शिक्षा एक दूसरे को समझने से और एक दूसरे को सम्मान देने से ही हमारे रिश्ते अच्छी तरह से चल सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। मेरी बीवी मायके चली गई। अब बीवी का मायके जाना किसे पसंद नहीं। वैसे ही अभी जिसकी बीवी शालू जा रही है मायके। अरे शालू, कितनी देर हो रही है, जल्दी चलो ना, मैं बाहर जाकर कार स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रेन ना छूट जाए। अरे यार क्या है, जब से सुने हो कि मैं मायके जा रही हूँ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हो। अभी तो सिर्फ 11 बज रहे हैं, ट्रेन तो शाम के 7 बजे की है। लेकिन कहीं ट्रैफिक जाम ना हो रास्ते में। अरे यार 15 मिनट का रास्ता नहीं है स्टेशन का, और तुम इतनी जल्दी स्टेशन जाने की बात कर रहे हो। पति खैर क्या करता, मन महसूस के बैठ जाता है सोफे पर, घड़ी की ओर टिकटिकी लगाए, और फिर वो घड़ी आ ही जाती है। अब क्या बर्फ बनकर जमे पड़े हो, चलो ना स्टेशन। स्टेशन में जो ट्रेन आती है वो काफी भरी हुई होती है, लेकिन अभी हट जाओ, सारे हट जाओ, इसमें मेरी शालू जाकर रहेगी। ये बोलकर अभी किसी तरह धक्का मुक्की के साथ अपनी बीवी को सीट पर बिठा देता है। थैंक गॉड। ओ मेरा स्वीटी बॉय, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा बेबी। पति हो तो तुम्हारे जैसा, इतनी भीड़ को चीर कर सुपरमैन की तरह अपनी बीवी को सीट पर बिठा दिया। वो ठीक है, पर ये ट्रेन कब छूटेगी? वो तो छूट जाएगी जब छूटना होगा तो। वैसे आप बताओ, पहले तो कभी ये तेजी नहीं देखी मैंने। पहले इतनी आजादी वाली फीलिंग भी तो नहीं आई ना। क्या मतलब? अरे मतलब कभी मैंने घर जाने के नाम पर इतना खुश और फ्री होते नहीं देखा ना। ऑफ कोर्स मम्मी पापा से मिलने की खुशी तुम्हारे चेहरे पर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे भी तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। बीवी को लगता है कि पति उसकी बहुत केयर कर रहा है। ये रेलवे वाले ना कभी वक्त पर गाड़ी नहीं चलाएंगे। 7 बजे का टाइम है और देखो कैसे पूरे 7:03 हो गए, गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? तभी पास बैठा बूढ़ा बोलता है। बेटा, बीवी को मायके वाली ट्रेन में बिठाने आए हो ना? हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बेटा, 3 मिनट भी रहा नहीं जा रहा है, तभी समझ गया था। लेकिन मूर्ख लड़के, जो तेरे मकान को घर बना कर रह रही है ना, वो चली जाएगी तो तू करेगा क्या? हाँ, अब बस करो ज्ञान बांटना।
फिर वो वाइफ को कहता है, मायके जाने के लिए तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी दिख रही थी ना, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता था। और आखिरकार धक्का मुक्की के साथ बीवी को मायके की ट्रेन में बिठाकर दूर से ट्रेन को जाते हुए देखकर कहता है, वाह भाई वाह अंश, आजादी मुबारक हो। चलो अब दोस्तों को फोन लगाते हैं। हे ब्रो, आ जाओ, आज से मैं घर में अकेला हूँ। शाम को करते हैं ना पार्टी, वो भी तगड़ी वाली। शाम को अंश के दोस्त घर आते हैं। वाह यार, पहले भी इतनी बार तेरे घर आया हूँ, लेकिन आज लग रहा है कि दोस्त का घर है, वरना तो। हाँ यार, मेरा भी घर बीवी से ऐसा लगता है कि किसी घर में नहीं बल्कि होटल में हूँ। हर चीज अपनी जगह, चमकता किचन, चमकता कमरा। अरे छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हो। चलो फुटबॉल का मैच शुरू होने वाला है, खाने का ऑर्डर देकर आता हूँ बाहर से। अरे छोड़ ना, मिलकर बनाते हैं अपने हाथ का स्वादिष्ट मसालेदार। हाँ यार, वरना बीवी ने तो ये कंट्रोल वो कंट्रोल के नाम पर उबला खाना खिला खिला कर मार रखा है। बस फिर क्या था, आ जाता है गर्मा गर्म खाना किचन से। टेबल पर सारे यार मिलकर पार्टी करते हैं और फिर सुबह सूरज सर पर आ गया, रात का तो मजा ही आ गया। चलो एक कप चाय बनाता हूँ। लेकिन अंश जैसे ही किचन में जाता है जोर से चिल्लाता है, ओह गॉड, इतना गंदा किचन, ये कौन साफ करेगा। जैसे तैसे वो किचन साफ करता है कि तभी उसकी बीवी का फोन आ जाता है। सुनो, मैंने ना 2 बर्तन रखे हैं, तुम ज्यादा मेहनत मत करना, बस खाना हल्का फुल्का बना लेना। मैं पड़ोस की काम वाले को फोन करके कह दूंगी, वो बर्तन धोकर जाएगी। तुम चिंता मत करो ना, मैं हल्का फुल्का काम कर लूंगा। भूख लगी है, बस नाश्ता बना लेता हूँ। देखो, दूध के साथ अंडा उबाल लेना अगर ज्यादा कुछ बनाने का मन ना हो तो। हाँ हाँ मैं बना लूंगा, तुम एंजॉय करो यार। सारा किचन साफ कर अंश नाश्ता बनाता है कि किचन फिर से गंदा हो जाता है। वो खाना खाकर किचन में आता है तो सामने फिर गंदे बर्तन दिखाई देने लगते हैं। 2-4 दिन किसी तरह बीतने पर वो कपड़े लेने के लिए अलमारी खोलता है कि हे भगवान, ये तो सारे बिखरे हैं, क्या पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो आज कपड़े ही धो देता हूँ। लेकिन कपड़े धोने के बाद अंश की कमर में दर्द होने लगता है। अये अब क्या करूँ। हाँ एक आइडिया, माँ को बुला लेता हूँ, वो कुछ मदद कर देगी। अंश माँ को फोन करता है और फिर कुछ दिनों के लिए अंश की माँ घर आ जाती है। अरे अंश बेटा, जरा बहू को बोल चाय दे, कहाँ है वो? अरे माँ, 5 दिन से मायके है ना, अभी 5 दिन और रहेगी, तभी तो तुझे बुलाया है। अरे बेटा, पहले बताना था ना। ना बाबा ना, मैं बहू के बिना यहाँ नहीं रहूंगी, मेरे बस की नहीं है तेरे काम करना, तभी तो मैं बोलूं ये घर वो लग ही नहीं रहा है जैसा बहू रखती थी। ये बोलकर अंश की माँ भी वहाँ से चली जाती है। अंश सोचता है कि कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर रहता हूँ, सिर्फ घर का काम करूंगा, न बाहर के कपड़ों की जरूरत, न लंच न डिनर, बस घर और ढेर सारा आराम। ये बोलकर वो बॉस से छुट्टी भी ले लेता है। 1-2 दिन बीतते हैं। अरे यार, ये रहती तो सारा दिन घर की घंटी बजती रहती है, कभी कोई तो कभी कोई। इसके बिना तो घर के आसपास कुत्ता भी नहीं भटकता। इतनी बोरियत है घर के अंदर और बाहर भी। चलो चलकर पौधों में पानी ही दे देता हूँ। अंश बाहर जाता है कि पड़ोसन, अरे भाई साहब, भाभी कब आएंगी? 3 दिन बाद। क्यों, कुछ काम? अरे ना ना, बस पूछ लिया, बहुत दिन हो गए देखे, उनका हंसता चेहरा देख लो, दिन बन जाता है। अब अंश को भी समझ में आ जाता है कि बीवी का घर में ना रहना घर की आजादी नहीं बल्कि किसी शरीर में से सांस का जाना जैसा होता है। 3 दिन बाद बीवी के वापस आने पर अंश उसे गले लगा लेता है। हाँ हाँ हाँ, अब मक्खन मत मारो, पता है घर किचन अलमारी सब बिखरे हैं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, रुको अभी चाय बना कर लाती हूँ। ये सब के साथ मुझे भी संभालना तुम्हारा ही काम है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बगैर बिखर सा गया था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। मोटी कमर वाली बहू पार्ट 2। अरे याद है ना वो मोटी सी कमर वाली बहू? उनके दिन अभी भी नहीं फिरे। वो फिर एक बार अपनी कमर को लेकर चर्चा में है। कैसे? देखिए। क्या करूं, मेरी मोटी कमर का सब मजाक उड़ाते हैं। माँ जी तो ऐसे करती है जैसे मैं कोई डायन हूँ, ना कहीं साथ ले जाती है ना ही किसी से मुझे मिलवाती है।
अरे मीना, तो कोशिश क्यों नहीं करती कि तेरी कमर थोड़ी पतली हो जाए? अब देख ना, मेरे ऑफिस में भी उस दिन तेरा कितना मजाक बना था, याद है ना? मीना को पति से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या लुक्स ही मायने रखते हैं? रिश्ते नाम की कोई चीज होती है क्या? पापा पापा मेरे स्कूल में फंक्शन है, सबके मम्मी पापा आएंगे, आप भी आना कल। अरे नहीं बेटा, कल तो मेरी ज़रूरी मीटिंग है, कल नहीं हो पाएगा बेटा। अरे मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगी। क्यों? नहीं नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए तो 2-2 चेयर लगाने पड़ जाते हैं और ऊपर से सब तुम्हारा मजाक बनाते हैं। ना बाबा ना, मेरे स्कूल में तो आना ही मत। मीना का दिल तो ये सोचकर और छोटा हो जाता है। वो किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाते बनाते उसे मुन्ने के जोर से रोने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? मेरा बच्चा गिर गया है। कितनी बार कहा है कि भागा दौड़ी ना किया कर। मीना जल्दी से बच्चे को उठाती है, उसे कमरे में ले जाती है और सुला देती है। माँ, कल मैं गिर गया था तो किसी ने मुझे नहीं उठाया, सब मुझे डांट रहे थे, लेकिन तुमने मुझे उठाकर यहाँ बेड पर लिटाया। और रात भर तेरी कमर में मालिश भी करती रही। तभी तो मैं आज स्कूल के फंक्शन में जा रहा हूँ, नहीं तो कैसे जाता। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा स्कूल चला जाता है। उधर सास, बहू वो क्या है ना, आज मैंने घर में कीर्तन रखा है। तेरी कमर के कारण मैंने सबको बोल दिया है कि तू मायके गई है। तू जानती है ना कैसे तेरा मजाक बनाते हैं सभी। बहू कुछ नहीं कहती। पर माँ जी, कीर्तन में बैठने का तो मेरा भी मन था। हाँ तो किसी और शहर चली जाना जहाँ तुझे कोई जानता ना हो, वहीं किसी मंदिर में बैठ कर ले लेना हरि का नाम। अच्छा जा, जल्दी से काम पर लग जा। मीना को सास की बात पर रोना आता है, लेकिन देखिए किया भी क्या जा सकता है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना, जिसका चेहरा अच्छा वो राजा, नहीं तो सब रंग। घर में औरतें आने लगती है, सब एक एक कर कीर्तन में बैठ जाती हैं। अरे मुन्ना जा तो, किचन में मैंने प्रसाद बना कर रखा है, ले आ। अरे क्या क्या कर लेती हो बहन जी, एक तुम्हारी बहू है बस कमर का कमरा बनाए बैठी है। ये नहीं कि ससुराल में रहकर काम काज निपटाए, जब देखो तब मायके की हवा खाने पहुंची रहती है। तभी दूसरी कहती है, मैंने तो घर में मना कर दिया था कि कोई खाना नहीं खाना, बहन जी के घर कीर्तन है, मैं सबका खाना लेकर आऊंगी, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि प्रसाद के भी लाले पड़े हैं। अरे कर देना पागलों वाली बात, खाना भी बना कर रखा है मैंने। अरे कमला, जा जाकर कीर्तन के बाद जो मैंने खाना बनाया है ना, सबको लगा देना। अरे बहू से ज्यादा तो आपके साथ ये कमला ही रहती है। हाँ तो क्या अब नौकरानी से करवा देती बेटे की शादी। कमला किचन में जाती है, जहाँ बेचारी मीना पसीने से तर खाना पीना और किचन के काम में लगी होती है। कैसी हो भाभी, ऐसी सास के साथ कैसे गुजारा कर रही हो? पता है बाहर कह रही है कि सारा खाना और प्रसाद उन्होंने बनाए हैं। अरे कोई बात नहीं ना कमला, वो क्या है ना, मेरी कमर मोटी है, इसलिए वो मुझे किसी के सामने नहीं ले जा सकती हैं। अरे तो मैं कौन सी सुस्मिता सेन हूँ, लेकिन देखो मेरी सास मुझे कितने गर्व से मिलाती है सभी से। देखो मीना भाभी, आपको सबने ये बता रखा है कि आप अच्छी नहीं हो, सुंदर नहीं हो, लेकिन बात ये कि आपका चेहरा इतना प्यारा है कि क्या कहूँ। पता है भाभी, आपके चेहरे के नूर से तो सारा मोहल्ला रोशन है। मीना को बहुत दिनों के बाद किसी के प्यार के 2 बोल सुनने मिले थे। वो खुश हो जाती है और कमला से दिल से बात करने लगती है। पता है कमला, जब मैं कॉलेज में थी ना, तो एक बार मेरी तस्वीर अखबार में छपी थी। मैं फूलों की प्रदर्शनी देखने गई थी, तो वहाँ किसी ने फूल के साथ मेरी फोटो खींची थी और लिखा था फूल से भी सुंदर। लेकिन अभी भाभी आप ऐसी हो, फूल से भी सुंदर। अरे कमर मोटी है तो क्या हो गया, क्या सब में सारी खूबियां होती है? अपनी सास को ही देख लो, ऐसा लगता है जैसे चूल्हे में कोयला जल गया हो। भैया भी माना पतले हैं, लेकिन है तो माँ की तरह काले ही ना। वो तो भला हो भगवान का कि मुन्ना आप पर गया है, गोरा और सुंदर। मीना को कमला की बात समझ में आ रही थी। पहली बार किसी ने उससे अच्छे से बात की थी तो उसे रोना आ जाता है। भाभी एक काम करो ना, कुछ दिनों के लिए मायके होकर आओ। यहाँ तो ना भैया को आपकी कदर है, ना ही सास को, और बेटा भी आपको इन लोगों के कहने पर दूर ही रखता है। मीना को कमला की बात ठीक लगती है।
सारा कीर्तन निपट जाता है और उसके बाद अरे बहन जी मान गए। इतना सारा खाना और प्रसाद बनाने के बाद भी आपको देख के लगता नहीं कि आप एक बूंद भी थकी हो। बिल्कुल फ्रेश। बस बहन जी, मैं तो हूँ ही कुछ ऐसी ही। सभी चले जाते हैं। तब जाकर मीना किचन से बाहर आती है। अरे कहाँ जा रही है? थक गई हूँ मैं, चाय लेकर आ जा। माँ जी चक्कर आ रहा है, सर दुख रहा है, कब से किचन में बंद थी। गर्मी में पसीना भी बहुत आ रहा था, जरा कमरे तक जाकर पसीना सुखा लूं। अरे तो होती ना कम से कमर की मालकिन, बिठा देती मैं सबके सामने। अब क्या आपने बेइज्जती कराती? बस माँ जी मैं तंग आ गई हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब मेरा होना आप लोगों को इतना अखरता है तो मैं क्यों यहाँ रहूँ? क्यों ना मैं माँ के पास जाकर आराम ही करूँ। तभी वहाँ पति आ जाता है। देखो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए तुम जाना चाहती हो तो हो आओ, लेकिन यहाँ हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। मीना पति की इजाज़त के बाद मायके जाती है, लेकिन वहाँ भी भाभी। अरे मीना दीदी, आज ही आना था क्या आपको? आज तो मेरे मायके वाले आ रहे हैं। दीदी आपकी कमर का मजाक फिर बनाएंगे वो लोग। अरे मीना एक फोन तो कर देती आने से पहले। अरे मीना, क्या हाल बना रखा है शरीर का। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी, क्या हाल कर लिया। मीना को दुख होता है। वो घर के अंदर जाती है जहाँ दीदी आप तो दलिया लेंगी ना? सबके लिए वैसे आलू के पराठे बने हैं। मैं जानती हूँ आपके फेवरेट हैं आलू के पराठे, लेकिन अब आपका शरीर ऐसा है कि आप तो दलिया ही खाओ। मीना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हर कोई जो अपना है वो क्यों उससे ऐसा व्यवहार कर रहा है। मीना दुखी होकर पास में रहने वाली अपनी सहेली के घर जाती है। सहेली का पति बोल पड़ता है, अरे ये कौन है? कौन है ये? मुझे इसी की तो तलाश थी। मीना उसके पति के इस तरह के रिएक्शन से परेशान होकर वापस जा रही होती है कि अरे मीना, बिना मिले ही जा रही हो? ये तुम्हारे पति है ना? ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं मुझे देखकर? पता नहीं क्यों जी, मेरी सहेली को देखकर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे रीना, मेरी फिल्म की हीरोइन मिल गई। यही तो है वो लड़की, प्यारी सी सुंदर सी मोटी कमर वाली। अरे हाँ, मीना तो बिल्कुल उस लड़की जैसी है जो आपकी फिल्म की कहानी है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? मीना मेरे पति बहुत बड़ी फिल्म के डायरेक्टर है, पता है ना तुम्हें? और मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ शाहरुख खान के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हीरोइन बनो। हाँ मीना हाँ, प्लीज ना मत कहना, और इसके लिए तुम्हें करोड़ों रुपए भी मिलेंगे। मीना मन में सोचती है कि जो दुनिया उसे मोटा और भद्दा कहती थी, उसे जवाब देने का यही एक रास्ता है। मीना फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर देती है और फिर सारे शहर में मीना की फोटो शाहरुख खान के साथ लग जाती है। मॉडर्न सास लाई घूंघट वाली बहू। दिवाकर ममता और शेखर का इकलौता बेटा था। वे लोग शहर में रहते थे, इसलिए शेखर चाहता था कि वो अपनी बेटी की शादी शहर में करवाए, तो वहीं दूसरी ओर ममता अपने बेटे की शादी गांव की एक लड़की से करवाना चाहती थी, ताकि वो हमेशा अपनी बहू पर अपनी चला सके। ममता, ये तुम्हारी कैसी जिद है? हम लोग शहर में रहते हैं और तुम खुद इतनी मॉडर्न हो, और इतनी मॉडर्न होकर अपने बेटे के लिए गांव की लड़की लेकर आना चाहती हो, वो भी ऐसी लड़की जो घूंघट में रहे। अगर मैं अपने जैसी मॉडल बहू ले आई तो मेरी बहू मुझ पर ही हुक्म चलाने लगेगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में किसी और की चले, समझे आप? तुम चाहती क्या हो ममता, और क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ में आएगा भी नहीं, इसलिए आप चुप रहिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। करो तुम्हें जो करना है, शुरू से तो तुम अपनी ही चलाती आई हो। इस तरह से ममता अपने पति को चुप करवा देती है और अपने बेटे की शादी गांव की लड़की पूजा से करवा देती है। बहू, अब से ये तुम्हारा ससुराल है, तुम जानती हो ना ससुराल में बहू कैसे रहती है। जी माँ जी, मैं सब जानती हूँ। वेरी गुड, चलो फिर बाहर आ जाओ, पर घूंघट में आना। बाहर तुम्हारे ससुर जी हैं, पता है ना, ससुर और जेठ के सामने घूंघट में रहती हैं बहुएं। जी माँ जी। ममता के कहने पर पूजा घूंघट में बाहर जाती है। अपनी बहू का घूंघट देखकर शेखर ममता से कहता है, ममता, ये सब क्या है? बहू ने घूंघट क्यों किया हुआ है? बहू, इस घूंघट को हटा दो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं?
ये हमारी बहू के संस्कार है। और भूलिए मत, बहू हमेशा ससुर और जेठ के सामने घूंघट में ही रहती है। बहू तुम अपना घूंघट हटा दो, कोई जरूरत नहीं है घूंघट में रहने की। मैं तुम्हारे पिताजी समान हूँ। पर पिताजी, मैं घूंघट नहीं हटा सकती। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मेरे संस्कार नहीं है कि मैं अपने ससुर जी के सामने बिना घूंघट के घूमूं। ममता, तुमने बहू को बहुत अच्छी पट्टी पढ़ाई है, पर मेरे भी एक बात याद रखना, बहू ज्यादा दिन तक घूंघट में नहीं रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी मनमानी नहीं कर पाओगी। मेरी खुशी तो आपसे देखी ही नहीं जाती। बहू, जाओ किचन में जाकर हमारे लिए चाय बना दो। शाम हो चुकी है और चाय बनाने के बाद डिनर की तैयारी कर लेना। पूजा अपनी सास की कही हर बात को पत्थर की लकीर समझकर उन्हें करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर शेखर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ममता, तुम जो बहू के साथ कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने सोचा है अगर कभी सोसाइटी वाले हमारी बहू को घूंघट में देखेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि देखो ममता कितनी संस्कारी बहू लाई है जो हर समय घूंघट में रहती है। इस तरह से ममता शेखर को चुप करा देती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ममता अपनी मनमानी करती रहती है। बहू, तुम तो उस दिन बड़ा कह रही थी कि तुम्हें सब पता है, सब आता है। क्या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि रात में सोने से पहले सास के पैर दबाने चाहिए? समझाया था माँ जी, गलती हो गई। गलती हो गई तो अब अपनी गलती को सुधार लो। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आकर मेरे पैर दबा दो। इस तरह से ममता अपनी बहू को कठपुतली की तरह नचाने लगती है। अब पूजा भी अपनी सास की चालाकियों को समझने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब ममता बाहर गई होती है तो शेखर अपनी बहू से कहता है, पूजा बहू, तुम अपनी सास के इशारों पर चलकर उसके घमंड को 7वें आसमान पर चढ़ा रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही है? पर पिताजी, मैं माँ जी के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती ना। बहू, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और तुम्हारी सास प्यार से मानने वालों में से नहीं है। खुद तो वो मॉडर्न बनी रहती है और बहू को घूंघट पर रखती है। अपना घूंघट हटाकर अपनी सास को दिखा दो कि तुम उसकी कठपुतली नहीं हो। इस तरह से शेखर पूजा को काफी देर तक समझाता है। अब पूजा को अपने ससुर की बातें समझ में आ जाती हैं और वो फैसला लेती है कि अब वो अपनी सास को सुधार कर रहेगी। पिताजी, मैं आपकी बात समझ गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं माँ जी के खिलाफ कैसे जाऊं, कैसे सुधारूं उन्हें। बहू, सबसे पहले तो तुम अपना घूंघट हटा दो और अपनी सास को जवाब देना सीख जाओ। और जैसी तुम्हारी सास है वैसे ही बन जाओ, तभी ही सुधरेगी तुम्हारी सास। वो सब तो ठीक है पिताजी, पर मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं माँ जी के खिलाफ गई तो। डरते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस तरह से शेखर अपनी बहू का साथ देता है। अब कुछ दिनों बाद पूजा बिना घूंघट के घर में घूमती है और धीरे धीरे बिना अपनी सास से पूछे घर से बाहर जाने लगती है। ये देखकर ममता को बहुत गुस्सा आता है। बहुरानी, अभी तुम्हारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और तुमने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। बहुत पंख निकल गए हैं तुम्हारे। सही कहा माँ जी। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। देखिए ना, यहाँ कोई घूंघट में नहीं रहता। अब मैं दूसरों को क्या कहूँ जब मेरी खुद की सास इतनी मॉडर्न है। जब सास इतनी मॉडर्न है तो बहू देहाती कैसे रह सकती है। इतना बोलकर पूजा हंसती हुई वहां से चली जाती है। ममता अपनी बहू को इस रूप में देखकर बड़ी हैरान होती है। अब समय यूं ही बीतता है और ऐसे ही एक दिन। बहू, घूंघट ना करने से, बाहर घूमने से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। और वैसे भी बहू चाहे कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उससे अपनी सास की सेवा करनी ही पड़ती है। माँ जी, बहू सास की सेवा तब करती है जब सास को सेवा की जरूरत होती है। पर आप तो मुझसे भी ज्यादा जवान दिखती हो, भला आपको कैसे सेवा की जरूरत। पूजा का बदलता रूप देखकर ममता हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे कि फिर से पूजा को अपने बस में कर सके। समय यूं ही बीतता जाता है और ममता का जोर पूजा पर से हट जाता है। अब चाहकर भी ममता पूजा को अपने इशारों पर नहीं नचा पाती और खुद उसकी मोहताज हो जाती है। बहू,
मैं बाहर पार्टी करने जा रही हूँ। रात को आऊंगी, मेरा खाना मत बनाना। माँ जी, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको ये पार्टी करना शोभा नहीं देता। आप जाकर आराम से बैठ जाइए। अगर इस उम्र में कोई हड्डी टूट गई ना तो जोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि शाम हो गई है, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ही तो बिस्तर से उठी हैं। अगर इस बार फिर तबीयत खराब हो गई तो कौन करेगा आपकी देखभाल? अपनी बहू की बात सुनकर ममता गुस्से में कमरे में चली जाती है और रोती हुई शेखर से कहती है, सही कहा था शेखर जी आपने। इस लड़की से तो अच्छी मैं शहर की बहू लाती। घूंघट वाली बहू आज मुझे ही भारी पड़ गई। कहते हैं ना ममता, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने भी बहू को बहुत नचाया, अब तुम्हारी बारी है। मेरे साथ ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि अब पूजा अपनी सास को अपने इशारों पर नचाती है, जिस वजह से ममता को अपने किए का अफसोस होता है और उसे वो सब याद आता है जो कभी उसने पूजा के साथ किया था। और इस तरह से पूजा अपने ससुर के साथ मिलकर अपनी सास को सीधा कर देती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। सुरुचि ने प्रवचन सुन सुन के प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगी, सबसे अच्छे से बात करेगी, किसी के साथ बुरा नहीं करेगी। बहू, ये मच्छर तेरे गाल पे कब से बैठा है? अरे काट लिया तो गाल गुलाब की तरह लाल कर देगा। बैठे रहने दो माँ जी, उसे आराम करना होगा। उसने मेरे गाल को अपना घर समझ लिया है, तो मैं उसे बेघर क्यों करूं? अरे ज्ञान की बारिश बाद में करना, अपने गाल का मच्छर हटा ले। मलेरिया हो गया तो तुझे आराम करना पड़ेगा। माँ जी, डेंगू मलेरिया तो सांसारिक बीमारियां हैं, हमें इनसे ऊपर ही तो उठना है ना। अरे बेटा, इनसे आदमी ऊपर ही उठ जाता है। क्या हुआ? काट लिया। अरे मैंने तो कहा ही था, मार देना था उसको। नहीं नहीं माँ जी, उसे भोजन करना था, मैंने उसे पोषण दिया है, मुझसे पुण्य का काम हुआ है। अरे उड़ रहा है टुनटुना के, ताली बजा के मार दे वरना फिर काट खाएगा। नहीं नहीं माँ जी, जीव हत्या करना पाप है। मैंने एक बार व्हाट्सएप पे एक उपदेश पढ़ा था, मच्छर आपको काटे ये उसका जुनून है, उसके बाद आप खुजाओ ये आपका सुकून है। लेकिन कभी मच्छर को मारना मत, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून है। अरे तू और तेरा व्हाट्सएप का ज्ञान, भगवान बचाए। सुरुचि की ये पुण्य करने की आदत से कई बार सुरुचि का नुकसान होता, लेकिन फिर भी वो पाप से दूर रहती। सुरुचि, मेरे सर में जुएं हो गई है, निकाल दोगी? कोई आपको अपने घर से निकाले, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे लेकिन परेशान करती हैं जुएं, दिन भर सर खुजाता रहता हूँ। देखो, इसी बहाने तुम्हारे सर की चंपी हो जाती है। तुम्हें तो जुओं को थैंक यू कहना चाहिए। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आती है, बहू बहू। अभी आई बाबूजी। बेटा सुनो, ये देखो चाय में ना मक्खी तैर रही है, दूसरी चाय ले आओ जाओ। ला दूंगी, पर मक्खी मत हटाइएगा। अरे क्यों बेटा? मक्खी चाय का सेवन कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा आप बीच में अडंगा डाल देंगी तो। आपको अच्छा लगेगा क्या अगर कोई आपकी चाय छीन ले? अरे पर निकालूंगा नहीं तो मक्खी मर जाएगी बेटा। नहीं नहीं बाबूजी, आप उसे पीने दीजिए, पीकर उड़ जाएगी। लेकिन बाबूजी मक्खी के साथ ही चाय पी जाते हैं। ये क्या किया बाबूजी? अरे मक्खी सिर्फ चाय ही क्यों पिए, आज सुबह मैंने मिठाई भी खाई है, पेट में ही है, वो पेट में चाय भी पीती रहेगी और मिठाई भी खाती रहेगी। सुरुचि को समझ में नहीं आता कि वो बाबूजी के इस कारनामे पर क्या जवाब दे। वो सास के पास जाती है। सास के हाथ में एक खटमल मारने की दवाई है। माँ जी, आपके हाथ में ये क्या है?
अरे बेटा, तू तो बीए पढ़ी है, इतना तो पढ़ने में आया ही होगा कि ये खटमल की दवाई है। माँ जी, आप क्यों मार रही हैं खटमल? मत मारिए माँ जी, आप अपनी नींद के लिए खटमलों को हमेशा के लिए सुला देना चाहती हैं। अरे अब चुप भी हो जाओ देवी, पुरानी दवाई है, एक्सपायर हो गई है, फेंकने जा रही हूँ, नहीं मार रही हूँ खटमल। और वैसे भी खटमल से ज्यादा तो तूने हमारी नींद हराम कर रखी है। माँ जी, पुण्य करना चाहिए, आपको तो ज्यादा करना चाहिए, आपकी तो उम्र भी हो रही है। अरे उम्र से याद आया, बैंक में जाकर जन्म तारीख सही करवानी है, तैयार हो जा, कल स्कूटी चला के ले जाना मुझे। अगले दिन सास घर से निकलने से पहले दही शक्कर खा रही है और जल्दी जल्दी में हाथ नहीं धोती। बहू स्कूटी निकालती है और सास ताला लगाती है। ताला लगाते वक्त शक्कर के दाने ताले पे रह जाते हैं और दोनों सास बहू हड़बड़ी में घर से बाहर निकल जाती हैं। अच्छा हुआ कि तेरी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट है, वरना तू तो बोलती कि मैं किक नहीं मारूंगी, किक मार दी तो पाप लगेगा। माँ जी, इस तरह मजाक करना भी पाप होता है। दोनों सास बहू बैंक पहुंचती हैं। अभी लंच टाइम है, बाद में आना। अरे भाई साहब, सुन तो लो, करवाना क्या है? अरे जन्म तारीख बदलवानी है, कैसे बदलेगी? अब किसी और तारीख को पैदा हो जाओ। यही चुटकुला आप अपने मैनेजर को भी सुना पाओगे ना? वो भी हंस ले थोड़ा, अभी बुलाती हूँ। अरे अरे रुकिए रुकिए, ये फॉर्म भरिए और आधार कार्ड दीजिए। अरे राम रे, आधार कार्ड तो भूल ही गई, उसके बिना तो नहीं होगा। अरे बहू जा, घर से जल्दी से मेरा बटुआ उठा ला, उसमें मेरे सारे कार्ड रखे हैं, जा जा जल्दी लेकर आ, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल मुझे अपनी बहन के यहाँ भी तो जाना है ना। जी माँ जी, अभी गई और अभी आई। अरे रुक, चाबी तो लेकर जा घर की। बहू जल्दी से घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही देखती है कि ताले पे बहुत सारी चींटियां हैं, जो माँ के ताला लगाते वक्त हाथ से ताले पे शक्कर छूट जाने के कारण आ गई थी। चींटियां, हट जाओ, मुझे आधार कार्ड निकालना है। बहू चींटियों को हटाती नहीं है, उनसे मिन्नतें करने लगती है। सुनो, हट जाओगी तो और भी शक्कर के दाने खिलाऊंगी, अभी सास का काम बहुत ज़रूरी है, मेरी बात सुन लो, मान लो, मैंने तुमको हटाया तो पाप हो जाएगा। चींटियां कैसे सुरुचि की बातें सुनती जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता था। शाम हो जाती है पर चींटियां हटती नहीं है। तभी सास वहां ऑटो से आ जाती है। अरे कहाँ रह गई तू, बैंक भी बंद हो गया। माँ जी, ताले पे चींटी। सास पूरा माजरा समझ जाती है और बहू से कहती है, एक बात बता, सोच के देख, अगर मुझे खून की बोतल चढ़ानी पड़ी और उस पर चींटी बैठी हो, तो बोतल से चींटियों को हटा के मुझे बचाएगी या चींटियों को वहीं बैठा रहने देगी? माँ जी, ऐसा होगा ही नहीं। अरे चींटियों को तो मीठा पसंद होता है, खून की बोतल पे तो मच्छर आएगा, क्योंकि खून तो मच्छर पीता है। सास सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी ससुर जी और सुरुचि का पति भी वहां आ जाता है। अरे रो क्यों रही हो, रहने दो जी, तुमको बताया तो तुम भी रोने लगोगी अपनी किस्मत पर। अगले दिन सास अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती है। पति अपना काम कर रहा होता है और सुरुचि उसके पास जाकर कहती है, ये जुएं खत्म करने की दवाई है, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा? अपनों की खुशी के लिए अगर छोटे मोटे पाप करने पड़े तो वो पाप अच्छे हैं जी। माँ हुई प्रेग्नेंट। रूही, आज इतना लेट हो गई तू? मम्मी, डॉग्स को खाना खिलाने गई थी, रास्ते में देखा एक कैट का पाँव टूटा हुआ था, तो उसको डॉक्टर के पास ले गई और इलाज में इतना टाइम लग गया। सबकी फिक्र है तुझे, खुद की फिक्र छोड़ के मुंह हाथ धो ले जा। जान तो जान होती है ना माँ,
इंसान की हो या जानवर की। अरे मेरी जान, अब नहा ले जाकर, कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। दादू आपको भी चलना चाहिए था, वो कैट इतनी क्यूट थी, क्या बताऊं। तुझसे भी क्यूट? मुझसे तो ज्यादा क्यूट थी, पर आपसे ज्यादा नहीं दादू। कॉलेज के आखिरी साल में है, पर इसका बस चले तो दादाजी की गोद से ना उतरे। दादाजी की लाडली। पापा आप तो बस जलते हो कि दादाजी आपके पापा होते हुए भी मुझसे इतना लाड करते हैं। ऐसा ही समझ लो, मुझसे तो कोई लाड ही नहीं करता। अच्छा। रात को सोते वक्त मम्मी और पापा थोड़े परेशान हैं। लोग क्या कहेंगे कि बेटी की शादी की उम्र है और ये लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं। अब हो गया तो क्या करे। देखो, भले कितनी ही उम्र हो, लेकिन हम ये बच्चा नहीं गिराएंगे, कह देती हूं मैं। अरे कल पेट बड़ा होगा तो रूही पूछेगी कि ये सब क्या है। फिर बाहर वाले क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये सोचना भी है कि रूही क्या बोलेगी। अब बात करो ना उससे। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। बच्चा तो हो गया तुमसे। अरे तुम कर लो ना प्लीज, मैं सो रहा हूं। इतने गैर जिम्मेदार हो तभी तो बच्चा हुआ है। देखो, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। मम्मी के लिए ये नई टेंशन थी कि अब रूही को बताना पड़ेगा। अगले दिन मम्मी रूही को अकेले में देख के उससे कहती है, अब सुन रूही, तुझसे कुछ बात करनी है। अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो मम्मा, बोलो ना। अब अपने घर, हाँ मतलब ना, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अरे शर्मा क्यों रही हैं आप, रुकिए मैं अभी चूरन लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे तू समझ नहीं रही है। तो फिर समझाओ ना मुझे। बेटा, अपने घर एक मेहमान आने वाला है। यार नहीं, आपके मेहमान आकर ना मेरे रिश्ते की बात करने लगते हैं, मत बुलाओ ना किसी को। अरे कोई ऐसा वैसा मेहमान नहीं है, मतलब नया मेहमान। नया मेहमान? मम्मी क्या यार, थोड़े दिन बाद बुला लो ना, मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। रूही, मेरा मतलब है कि तेरा छोटा भाई आने वाला है। आर्यन, चाचा का लड़का, उसे तो बिल्कुल मत बुलाओ, वो मुझे बहुत परेशान करता है। रूही, मैं प्रेग्नेंट हूं। अरे क्या है ये रूही, हंस क्यों रही हो? अच्छा प्रैंक है। पर अगर मैं आपको बोलती तो आप ज्यादा डरते। रूही, ये मजाक नहीं है। काश मजाक होता तो सब हंस के खत्म हो जाता। मम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, तेरे पापा का भी हाथ है इसमें। अरे पर सब हंसेंगे ना मुझ पर, ये मेरी शादी की उम्र है और हनीमून आपका खत्म नहीं हो रहा। जो भी है, आपके पेट में उसकी छुट्टी कर दो कैसे भी। मम्मी को ये बात बुरी लगती है तो वहां से उठकर वो चली जाती है। अगले दिन रूही किचन में अपने लिए पोहे बना रही है। अरे यार, आज तो अंडा चिकन पनीर मिल जाए तो आत्मा को शांति मिल जाए। मुर्गी की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। आपको पता है ना, अपने घर में नॉनवेज नहीं खाते। क्यों? क्योंकि मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, जानवरों में भी जान होती है। हाँ पता है, और जान तो जान होती है, चाहे इंसान की हो या जानवर की। हाँ तो जो बच्चा तुम्हारी माँ के पेट में है उसकी जान का क्या है, उसको जाने दे। दादाजी की बात सुन के रूही वहां खड़ी रह जाती है और एक गहरी सोच में चली जाती है। आपको कैसे पता ये सब दादू? तेरे पापा ने बताया। जब तेरी माँ अपनी बेटी को बताने की हिम्मत कर सकती है तो तेरा बाप अपने बाप को बताने की हिम्मत कर ही सकता है। मैं तो घर में नए मेहमान के लिए तैयार हूं, तू देख ले।
जमाने की फिक्र है या घर वालों की खुशी की? रूही वहां से सीधे घर से बाहर चली जाती है। सबको लगता है कि रूही पर दादाजी की बात का कोई असर नहीं हुआ है, पर वो थोड़ी देर बाद वापस लौटती है। अरे इतने सारे खिलौने! मेहमान आ रहा है ना, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना दादू। मम्मी और पापा रूही की बात सुन के उसे खुशी से गले लगा लेते हैं और सब खुशी खुशी नए बच्चे का इंतजार करने लगते हैं। विकास एक बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है। उसकी पत्नी प्रिया और माँ गीता हर समय लड़ती रहती है, लेकिन वो बेचारा ना तो माँ को समझा पाता है और ना ही पत्नी को। उन दोनों की लड़ाई में नुकसान हमेशा विकास का ही होता है। एक दिन विकास थका हारा ऑफिस से घर लौटा। प्रिया, चाय बना दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपनी माँ से कह दो, बना देंगी। वैसे भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं। माँ, आप ही चाय बना दो ना। पत्नी के बोलते ही माँ के पास आ जाता है। तेरी पत्नी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बोल उसे, वो क्यों नहीं बनाती? आप दोनों से बोलकर ही गलती कर दी मैंने। मैं ही बना लेता हूँ चाय। बस ये बता दो, आप दोनों को पीनी है या नहीं? बेचारा विकास थका हारा ऑफिस से आया और चाय बनाने किचन में घुस गया। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगा, क्या किस्मत है मेरी, कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। ऑफिस से थके हारे आओ और खुद चाय बनाओ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगी? विकास चाय बनाकर ले आता है। तीनों चाय पीते हैं। चाय पीकर प्रिया ने कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, मजा आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। हाँ देख ले, ऐसे बनती है चाय, तेरी तरह नहीं, पानी उबाल कर दे दिया बस। अरे कुछ सीख ले मेरे बेटे से। माँ जी, आप ही सीख लो ना कुछ। आप भी तो ऐसी चाय बनाती हो जैसे काढ़ा बना दिया हो। अरे अरे, फिर से शुरू हो गई आप दोनों। मैंने चाय आप दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आप दोनों किसी ना किसी तरह लड़ाई करने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि कल घर में मुझे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए। विकास ने अपनी पत्नी और माँ को समझा तो दिया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस ही ना हो। जैसे ही सुबह विकास की आंख खुली तो घर में जंग हो रही थी और आज उस जंग का विषय था कपड़े कौन धोएगा। माँ, प्रिया, आप दोनों को कल समझाया था ना कि लड़ाई नहीं लड़नी है। मैं अपने घर में एक दिन चैन से रहना चाहता हूँ। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप दोनों को? अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ? आपकी माँ ही हर समय सर पर सवार रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे तो चली जाना, तुझे रोका किसने है? तेरे जाने से मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा चैन तो मिलेगा। और नहीं जा सकती ना तो बता दे, मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बस करो माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगा। अब ये बताओ, लड़ाई किस बात पर हो रही है? अरे मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ और अभी दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन माँ जी मेरे पीछे पड़ी है, कपड़े धो ले कपड़े धो ले। अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो आप खुद धो लो ना। हाँ हाँ धो लेती, तेरी तरह काम चोर नहीं हूँ मैं, लेकिन सुबह से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, अब कपड़े नहीं धो सकती। मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है, कपड़े धोकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है मुझे। जब माँ और पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुखी होकर विकास ने कहा, चुप रहो आप दोनों, चुप रहो। मैं हूं ना, आज मैं कपड़े धोऊंगा। माँ, आप घर की सफाई करो और प्रिया जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। बेचारा विकास कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए सोचने लगा, क्या दिन आ गए, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों को या ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मैं घर पर कपड़े धोता हूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचा था आज ऑफिस की छुट्टी है, आराम करूंगा, लेकिन इस घर में आराम कहाँ। विकास के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी ऑफिस से घर आता या घर से ऑफिस जाता तो उसकी माँ और पत्नी लड़ना शुरू कर देती।
उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए उसे कभी बर्तन धोने पड़ते तो कभी खाना बनाना पड़ता। एक दिन विकास ऑफिस में बहुत परेशान बैठा था कि तभी उसका दोस्त शिव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ विकास, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं तुझे, क्या करेगा जानकर। बता दे क्या बात है, क्या पता मैं तेरी कोई मदद ही कर दूं। शिव के बार बार कहने पर विकास ने उसे सारी बात बता दी। यार मेरी बीवी और माँ दोनों आपस में लड़ती रहती है, उनके बीच लड़ाई ना हो इसके लिए मैं उनके साथ घर का काम करवाता हूँ। समझ में नहीं आता दोनों को कैसे समझाऊं। अगर दोनों में से किसी से भी कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की धमकी देकर मुझे चुप करा देती है। समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। अब तेरे घर में जब भी लड़ाई हो तू मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिव ने विकास को सारी बातें समझा दी। शाम को विकास घर पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लड़ाई का माहौल था। क्या हुआ माँ, आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? तेरी कामचोर पत्नी ने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। मैं बोल रही हूँ बर्तन धोने के लिए तो मुझसे लड़ रही है। और बेटा अब तू बिना मुझसे लड़ने मत लग जाना, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ प्रिया, क्या है ये सब? तुम क्यों माँ से झगड़ रही हो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अपनी माँ से पूछो, जब तक मुझसे लड़ नहीं लेती ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अगर आपने ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ। जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ गई तो विकास ने शिव को फोन किया। शिव अपने साथ 2 औरतों को ले आया। आप दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? और आप दोनों को कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, और ऊपर से घर छोड़ने की धमकी अलग से देती हो। अब एक काम करो, आप दोनों अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मैं अपने लिए नई पत्नी और नई माँ ले आया हूं। नई माँ और नई पत्नी की बात सुनकर गीता और प्रिया हैरान हो गई। गीता तुरंत बोली, हाय हाय बेटा, नई पत्नी तो लोगों को अक्सर लाते देखा है, लेकिन ये नई माँ कहाँ से ले आया? बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, ओरिजिनल। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप दूसरी पत्नी ले आए। आप तो प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप दोनों हर समय लड़ती रहती हैं और दोनों के साथ घर का काम मुझे करना पड़ता है। ऊपर से आप दोनों हर समय घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो। और क्या करता मैं? आप दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आपस में कभी नहीं लड़ती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। अब या तो तुम अपनी पुरानी माँ और पत्नी से बोल दो कि ये घर छोड़कर चली जाए, या फिर तुम ये घर छोड़ दो। तुम अपनी नई पत्नी और नई माँ के साथ मेरे घर में रह सकते हो दोस्त। जब बहुत बोलने के बाद भी गीता और प्रिया घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो विकास घर छोड़कर जाने लगा। विकास मेरे बच्चे, बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आज के बाद मैं कभी भी बहू से नहीं लड़ूंगी। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मुझे भी माफ कर दो, अब मैं कभी भी माँ से या आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं लड़ूंगी। सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो आप दोनों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देती हो, उसका क्या? प्रिया और गीता एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। माँ और पत्नी के इतना रोने पर विकास ने उन्हें माफ कर दिया और शिव उन दोनों औरतों को वहाँ से लेकर चला गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। सुरुचि ने प्रवचन सुन सुन के प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगी, सबसे अच्छे से बात करेगी, किसी के साथ बुरा नहीं करेगी। बहू, ये मच्छर तेरे गाल पे कब से बैठा है? अरे काट लिया तो गाल गुलाब की तरह लाल कर देगा। बैठे रहने दो माँ जी, उसे आराम करना होगा। उसने मेरे गाल को अपना घर समझ लिया है,
तो मैं उसे बेघर क्यों करूं? अरे ज्ञान की बारिश बाद में करना, अपने गाल का मच्छर हटा ले। मलेरिया हो गया तो तुझे आराम करना पड़ेगा। माँ जी, डेंगू मलेरिया तो सांसारिक बीमारियां हैं, हमें इनसे ऊपर ही तो उठना है ना। अरे बेटा, इनसे आदमी ऊपर ही उठ जाता है। क्या हुआ? काट लिया। अरे मैंने तो कहा ही था, मार देना था उसको। नहीं नहीं माँ जी, उसे भोजन करना था, मैंने उसे पोषण दिया है, मुझसे पुण्य का काम हुआ है। अरे उड़ रहा है टुनटुना के, ताली बजा के मार दे वरना फिर काट खाएगा। नहीं नहीं माँ जी, जीव हत्या करना पाप है। मैंने एक बार व्हाट्सएप पे एक उपदेश पढ़ा था, मच्छर आपको काटे ये उसका जुनून है, उसके बाद आप खुजाओ ये आपका सुकून है। लेकिन कभी मच्छर को मारना मत, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून है। अरे तू और तेरा व्हाट्सएप का ज्ञान, भगवान बचाए। सुरुचि की ये पुण्य करने की आदत से कई बार सुरुचि का नुकसान होता, लेकिन फिर भी वो पाप से दूर रहती। सुरुचि, मेरे सर में जुएं हो गई है, निकाल दोगी? कोई आपको अपने घर से निकाले, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे लेकिन परेशान करती हैं जुएं, दिन भर सर खुजाता रहता हूँ। देखो, इसी बहाने तुम्हारे सर की चंपी हो जाती है। तुम्हें तो जुओं को थैंक यू कहना चाहिए। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आती है। बहू, बहू। अभी आई बाबूजी। बेटा सुनो, ये देखो चाय में ना मक्खी तैर रही है, दूसरी चाय ले आओ जाओ। ला दूंगी, पर मक्खी मत हटाइएगा। अरे क्यों बेटा? मक्खी चाय का सेवन कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा आप बीच में अडंगा डाल देंगी तो। आपको अच्छा लगेगा क्या अगर कोई आपकी चाय छीन ले? अरे पर निकालूंगा नहीं तो मक्खी मर जाएगी बेटा। नहीं नहीं बाबूजी, आप उसे पीने दीजिए, पीकर उड़ जाएगी। लेकिन बाबूजी मक्खी के साथ ही चाय पी जाते हैं। ये क्या किया बाबूजी? अरे मक्खी सिर्फ चाय ही क्यों पिए, आज सुबह मैंने मिठाई भी खाई है, पेट में ही है, वो पेट में चाय भी पीती रहेगी और मिठाई भी खाती रहेगी। सुरुचि को समझ में नहीं आता कि वो बाबूजी के इस कारनामे पर क्या जवाब दे। वो सास के पास जाती है। सास के हाथ में एक खटमल मारने की दवाई है। माँ जी, आपके हाथ में ये क्या है? अरे बेटा, तू तो बीए पढ़ी है, इतना तो पढ़ने में आया ही होगा कि ये खटमल की दवाई है। माँ जी, आप क्यों मार रही हैं खटमल? मत मारिए माँ जी, आप अपनी नींद के लिए खटमलों को हमेशा के लिए सुला देना चाहती हैं। अरे अब चुप भी हो जाओ देवी, पुरानी दवाई है, एक्सपायर हो गई है, फेंकने जा रही हूँ, नहीं मार रही हूँ खटमल। और वैसे भी खटमल से ज्यादा तो तूने हमारी नींद हराम कर रखी है। माँ जी, पुण्य करना चाहिए, आपको तो ज्यादा करना चाहिए, आपकी तो उम्र भी हो रही है। अरे उम्र से याद आया, बैंक में जाकर जन्म तारीख सही करवानी है, तैयार हो जा, कल स्कूटी चला के ले जाना मुझे। अगले दिन सास घर से निकलने से पहले दही शक्कर खा रही है और जल्दी जल्दी में हाथ नहीं धोती। बहू स्कूटी निकालती है और सास ताला लगाती है। ताला लगाते वक्त शक्कर के दाने ताले पे रह जाते हैं और दोनों सास बहू हड़बड़ी में घर से बाहर निकल जाती हैं। अच्छा हुआ कि तेरी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट है, वरना तू तो बोलती कि मैं किक नहीं मारूंगी, किक मार दी तो पाप लगेगा। माँ जी, इस तरह मजाक करना भी पाप होता है। दोनों सास बहू बैंक पहुंचती हैं। अभी लंच टाइम है, बाद में आना। अरे भाई साहब सुन तो लो, करवाना क्या है? अरे जन्म तारीख बदलवानी है, कैसे बदलेगी? अब किसी और तारीख को पैदा हो जाओ। यही चुटकुला आप अपने मैनेजर को भी सुना पाओगे ना, वो भी हंस ले थोड़ा। अभी बुलाती हूँ। अरे रुकिए रुकिए, ये फॉर्म भरिए और आधार कार्ड दीजिए।
अरे राम रे, आधार कार्ड तो भूल ही गई, उसके बिना तो नहीं होगा। अरे बहू जा, घर से जल्दी से मेरा बटुआ उठा ला, उसमें मेरे सारे कार्ड रखे हैं। जा जा जल्दी लेकर आ, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल मुझे अपनी बहन के यहाँ भी तो जाना है ना। जी माँ जी, अभी गई और अभी आई। अरे रुक, चाबी तो लेकर जा घर की। बहू जल्दी से घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही देखती है कि ताले पे बहुत सारी चींटियां हैं, जो माँ के ताला लगाते वक्त हाथ से ताले पे शक्कर छूट जाने के कारण आ गई थी। चींटियां, हट जाओ, मुझे आधार कार्ड निकालना है। बहू चींटियों को हटाती नहीं है, उनसे मिन्नतें करने लगती है। सुनो, हट जाओगी तो और भी शक्कर के दाने खिलाऊंगी। अभी सास का काम बहुत ज़रूरी है, मेरी बात सुन लो, मान लो। मैंने तुमको हटाया तो पाप हो जाएगा। चींटियां कैसे सुरुचि की बातें सुनती जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता था। शाम हो जाती है पर चींटियां हटती नहीं है। तभी सास वहां ऑटो से आ जाती है। अरे कहाँ रह गई तू, बैंक भी बंद हो गया। माँ जी, ताले पे चींटी। सास पूरा माजरा समझ जाती है और बहू से कहती है, एक बात बता, सोच के देख, अगर मुझे खून की बोतल चढ़ानी पड़ी और उस पर चींटी बैठी हो, तो बोतल से चींटियों को हटा के मुझे बचाएगी या चींटियों को वहीं बैठा रहने देगी? माँ जी, ऐसा होगा ही नहीं। अरे चींटियों को तो मीठा पसंद होता है, खून की बोतल पे तो मच्छर आएगा, क्योंकि खून तो मच्छर पीता है। सास सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी ससुर जी और सुरुचि का पति भी वहां आ जाता है। अरे रो क्यों रही हो, रहने दो जी, तुमको बताया तो तुम भी रोने लगोगी अपनी किस्मत पर। अगले दिन सास अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती है। पति अपना काम कर रहा होता है और सुरुचि उसके पास जाकर कहती है, ये जुएं खत्म करने की दवाई है, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा? अपनों की खुशी के लिए अगर छोटे मोटे पाप करने पड़े तो वो पाप अच्छे हैं जी। नरसापुर गांव के बस डिपो के पास लल्लू समोसे वाली की एक छोटी सी दुकान इतनी प्रसिद्ध थी कि लल्लू की कढ़ाई से समोसे निकले उससे पहले समोसे खाने वाले वहाँ जमा हो जाते थे। आहा लल्लू, तुम्हारे समोसे खाता हूँ तो लगता है कि बस सुबह शाम समोसे खाता ही रहूं। जल गई जबान। धीरे धीरे खाओ चिरौंदी लाल जी, तुम्हारा समोसा कोई छीन नहीं लेगा। हाँ हाँ भाई, जानता हूँ, पर क्या स्वाद है। हमारी धर्म पत्नी तो तुम्हारे समोसों को सौतन समझती है। क्या भाई, क्या बात हुई? समोसे सौतन कैसे हुए भाई? सारा समय हम उसकी तारीफ करते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं कि हम उसे खाए बगैर रह सकते हैं। कई बार हमारी श्रीमती जी ने अपने हाथ से हर स्वाद के समोसे बनाकर हमें खिलाए और हमें पूछा कि ये कैसे है। हमारा जवाब तो एक ही रहता है कि लल्लू के समोसे का कोई जवाब नहीं। क्या आप भी भाभी जी को ऐसे परेशान करेंगे तो वे हमारे समोसों पर नाराज होंगी। आप झूठ मूठ काहे नहीं कह देते कि हाँ, आज तो आपने बनाए हैं बढ़िया समोसे। बोल देंगे तो वो खुश तो हो जाएंगी, पर बाकी जिंदगी हम दुखी रहेंगे, उसका क्या? ऐसा काहे सेठ जी? क्योंकि उस दिन के बाद हर रोज उसके हाथ के समोसे जो खाने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ चिरौंदी लाल जी कि आप भाभी जी के हाथ के समोसे खाने की आदत धीरे धीरे डाल लीजिए। शुभ शुभ बोलो लल्लू, ऐसे डराओ मत। देखिए चिरौंदी लाल जी, 20 साल हो गए दुकान लगाए, अब तबीयत खराब रहती है। डॉक्टर ने कहा है आराम करने को, इसलिए अब ये दुकान बंद करने का समय आ गया है। अब मेरी उम्र भी तुझे लग जाए लल्लू, अभी 10-15 साल तेरे समोसे खाने हैं हमें भाई। क्यों भाई पुत्तन? सेठ जी,
लेकिन आपकी उम्र जोड़ेंगे तो साल 1.5 साल बढ़ेंगे लल्लू की उम्र में। नास पिटे, क्यों ऐसा बोल रहा है? और नहीं तो क्या, हर रोज सुबह शाम समोसे खा खा कर ये जो इतनी बड़ी तोंद बढ़ाई है ना, इस बोझे को उठाकर और कितने दिन निकालेंगे आप? ए पुत्तन, ऐसी बातें मत कर। सेठ जी, आप लोगों के प्यार की वजह से ही ये काम कर रहा हूँ, पर अब अखबार में दुकान किराए पर चढ़ाने का इश्तिहार दे दिया है। जो पैसे मिलेंगे उसमें हम 2 बूढ़ा बूढ़ी बाकी के दिन गुजार लेंगे। अरे ये क्या कह रहे हो? नाम लल्लू है तो लल्लू जैसी बातें तो ना करो। ऐसे किसी के हाथ में दुकान चलाने दे दी तो वो धंधा बंद करवा देगा। नौकरों के भरोसे धंधे नहीं चलते, कोई तो अपना होना चाहिए ना। अब आप तो जानते हैं सेठ जी, हमारा कोई है ही नहीं, बाल बच्चे भी नहीं हैं और सगे संबंधियों ने मुंह फेर लिया है। अरे अरे अरे, मतलब इतने सालों की हमारी दोस्ती का ये मोल लगाया तूने? हमारा तुम्हारे प्रति और तुम्हारे समोसों के प्रति जो लगाव है ना, वो पूरा नरसापुर जानता है। ये दुकान किसी अनजान को भाड़े पर दो, उसकी बजाय किसी पहचान वाले को ही समोसे बनाना सिखा दो। तुम्हारी बैठे बैठे दुकान चलती रहेगी और कभी कभार आ जाया करना दुकान पर। अब मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई नहीं है। अरे गांव में छोरा और बगल में ढिंडोरा, ये है ना अपना पुत्तन। अरे इसे तो चाय बनाना तक नहीं आता, ये क्या समोसे बनाएगा? कौन अपनी माँ के पेट से समोसे बनाकर सीख कर आता है? आप सिखाना, मैं सीख लूंगा। लो, फिर घर की बात घर में रह गई। इस बात पर 2 समोसे खिला दो गर्मा गर्म, और हाँ, इसके पैसे मत लेना। कैसी बात कर रहे हैं सेठ, आप ही की तो दुकान है, जितने चाहे खाइए। मैं कढ़ाई में डालूं समोसे? अरे वाह, शुभ कार्य में देरी कैसे, आज से ही जी लगा के सीखना शुरू कर दो पुत्तन। और लल्लू की मुसीबत जैसे चुटकी बजाती दूर हो गई। पुत्तन ने 1 महीने में हूबहू लल्लू राम जैसे ही स्वाद के, रंग के और आकार के समोसे बनाना सीख लिया। अब लल्लू जी का वहाँ क्या काम था? वो आराम से घर में बैठकर टीवी देखते और चाय की चुस्कियां लगाते। सोच रहे थे कि सारी जिंदगी मेहनत की, तब अब आराम से बैठकर खा रहा हूँ। पर पता नहीं कि क्या हुआ, अचानक पुत्तन ने 1 हफ्ते से दुकान आना बंद कर दिया। न कोई फोन, न खबर, अचानक गुम। लल्लू राम आखिर राह देखते देखते थक गया और बाजार में पुत्तन की खबर निकालने निकला। अरे लल्लू, कहाँ है भाई आजकल? मैं सोचूं बिना किसी को बताए चल बसा क्या? बस हम तो तैयार ही हैं बद्रीनाथ जी, जब भैंसा लेकर आ जाए यमराज। अरे भैंसे से याद आया, वो चिरौंदी लाल जी आजकल बाजार में दिखाई नहीं देता, बाकी तो सुबह शाम तुम्हारी दुकान पर दिख जाया करता था। बड़े भले इंसान है चिरौंदी लाल जी, मेरा धंधा बंद होने से बचाया। इतना बढ़िया सुझाव दिया जो हम तो कभी सोच भी ना सकते। मेरे समोसे और मेरे साथ बड़ा लगाव था उन्हें। पर अब पुत्तन नहीं आ रहा दुकान पर, शायद इसलिए वो भी नहीं आते होंगे। अगले ही दिन लल्लू जब अपनी बंद दुकान के बाहर खड़ा था तब, अरे लल्लू भैया, रतनपुर में भी तुम्हारी दुकान है क्या? नहीं तो क्यों? क्या बात कर रहे हो? कल ही हम वहाँ से समोसे खाकर आए हैं अपने परिवार वालों के साथ, और कसम से बिल्कुल हूबहू तुम्हारे समोसों का स्वाद, वही आकार, और हाँ, वही चटनी भी। पर अगर ऐसा है तो आज शाम को ही हम जाएंगे रतनपुर। ठीक है, तुम भी जाकर लगा लो पता। और शाम होते ही लल्लू रतनपुर बताए गए पते पर पहुंचा तो उसने देखा चिरौंजी लाल बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था और उसका कारीगर पुत्तन समोसे तल रहा था। अरे ये क्या हो गया? लल्लू बन गया लल्लू। हमारे पिताजी ने सही नाम रखा है हमारा, हम लल्लू ही रहेंगे हमेशा।
मासूम बहू घमंडी सास। घमंडी और सख्त हृदय वाली पुष्पा 92 वर्षीय अपनी सास विमला पर बहुत जुल्म करती थी। ससुर के गुजर जाने के बाद से पुष्पा ने अपनी सास विमला का जानवरों से भी बदतर हाल कर दिया था। वो उसकी गिनती घर के नौकरों में करती, उसे अलग थाली में खाना देती, रहने के लिए अलग छोटा सा कमरा। ये सब देख पुष्पा के पति आलोक को बेहद दुख होता, लेकिन वे चाहकर भी ना कुछ कह पाते ना कुछ कर पाते। एक तरफ उसकी 92 वर्षीय वृद्ध माँ थी तो दूसरी तरफ उसकी धर्मपत्नी। वो करता भी तो क्या करता, वो असमंजस में पड़ गया था। तभी एक दिन पुष्पा अपने पति आलोक से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी क्यों ना अपने बेटे राहुल की भी शादी करा दे। देखो ना, घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है और वो बुढ़िया की देख रेख भी मुझे ही करनी पड़ती है। मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है, हम राहुल के लिए लड़के देखना शुरू करते हैं। वैसे भी अब उसकी उम्र हो चुकी है। पुष्पा राहुल की शादी के बारे में सोचकर मन ही मन खुश होने लगती है। दरअसल पुष्पा अपने लिए एक ऐसी बहू की तलाश में है जो गाय से भी ज्यादा सीधी और कोयल से भी ज्यादा मीठी हो। बहुत ढूंढने और जांच परखने के बाद देविका के साथ आखिरकार उसकी तलाश पूरी होती है। वो देविका को राहुल के लिए पसंद कर लेती है और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनकी शादी करा देती है। ऊंचे संस्कार और सरल स्वभाव वाली देविका ने ससुराल में पहले दिन से ही सबका दिल जीत लिया। वो रोजाना अपने ससुराल में दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करती और सबका अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन देविका सबके लिए डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाती है। सभी लोग टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। देविका अपनी दादी सास का भी हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और उन्हें खाना परोस ही रही होती है कि पुष्पा उसे रोक लेती है। ठहरो देविका। क्या हुआ मम्मी जी? देविका, तुम इस घर में नई हो इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी दादी सास के लिए अलग थाली है, वो इस थाली में नहीं खाती। देविका मुड़कर विमला की तरफ देखती है और फिर अपनी सास पुष्पा से प्रश्न करती है, लेकिन मम्मी जी, रसोई में तो यही प्लेट थी। तुम यहीं ठहरो, मैं इनके लिए प्लेट लेकर आती हूँ। पुष्पा रसोई में किसी कूड़ेदान की तरह पड़ी प्लास्टिक की प्लेट लेकर आती है और उसी में विमला के लिए खाना लगाती है। जब ये सब देविका देखती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है और फौरन उठकर रसोई घर से दूसरी प्लास्टिक की प्लेट भी ले आती है। अरे बेटा, ये दूसरी थाली तो किसके लिए लाई है? देविका मासूमियत के साथ जवाब देती है, आपके लिए मम्मी जी। हाँ, मेरे लिए? पर क्यों? माँ जी, जब आपने अपनी सास यानी मेरी दादी सास को प्लास्टिक की प्लेट में खाना लगाया तो मैं समझ गई कि यह ज़रूर आपके घर की कोई परंपरा होगी, इसलिए मैं आपके लिए भी ये प्लास्टिक की प्लेट ले आई। अब आप अपनी सास के लिए इस प्लेट में खाना लगा दीजिए और मैं अपनी सास के लिए इसमें खाना लगा देती हूँ। देविका की बातों से पुष्पा हैरान हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी बहू देविका की मासूमियत पर खुश हो या फिर उसकी नासमझी पर दुखी। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और अब देविका को घर का माहौल और सास का स्वभाव सब समझ में आने लगता है। एक दिन सुबह पुष्पा अपनी सास यानी विमला को उसके कपड़े धोने के लिए कहती है और ये सब दूर से देविका देख लेती है। उसके कुछ ही समय बाद देविका आती है और अपनी सास पुष्पा से कहती है, मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब लगा लिया है। अब मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे लेकिन बेटा, तूने कपड़े नहीं धोए? मेरे कपड़े तो अंदर कमरे में ज्यों के त्यों पड़े हैं। मैंने आपके कपड़े नहीं धोए मम्मी जी। आप जब दादी से बोल रही थी ना कि आज उन्हें अपने कपड़े खुद धोने होंगे, तो मैंने सब सुन लिया था। फिर मुझे लगा आज पूर्णिमा भी है, इसलिए शायद ये आपके घर की कोई रस्म होगी, तो मैंने आपके कपड़े भी नहीं धोए मम्मी जी। देविका की बातें सुनकर पुष्पा अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन कहती है, ये तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सीधी है। अब क्या करूं मैं इसका? इस बुढ़िया ने मुझे परेशान करके रख दिया है। एक तरफ वो ज़रूरत से ज़्यादा सीधी मेरी बहू, जो मेरी हर हरकत को इस घर का रिवाज समझ लेती है, और दूसरी तरफ ये बुढ़िया
जो रोज अपना बिस्तर गंदा कर देती है। आए बुढ़िया, अब कौन करेगा ये बिस्तर साफ? बाहर से नौकर बुलाने पड़ेंगे क्या? चल जल्दी से अपना बिस्तर साफ कर, गंद मचा कर रखा है। बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी तुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, पर तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? तभी वहां आलोक, देविका और उसका पति आ जाता है। क्या हुआ पुष्पा, तुम माँ पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना अपनी माँ को, इस बुढ़िया ने अपने बिस्तर का क्या हाल कर रखा है। कितनी बदबू आ रही है इस बिस्तर से, किसी काम की नहीं ये बुढ़िया। आप एक काम क्यों नहीं करते, इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ आते? आलोक ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो मन ही मन अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी तो मांगता है, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोलता। बहू, ऐसा मत कर बेटा, तू जैसा बोलेगी मैं ठीक वैसा ही करूँगी। मैं अभी इस बिस्तर को साफ कर देती हूँ, पर प्लीज मुझे इस घर से मत निकाल। यह घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं अपनी अंतिम सांस तक इसी घर में रहना चाहती हूँ। माँ जी, दादी सास का बिस्तर मैं साफ कर दूंगी और अब से आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। आप प्लीज दादी को वृद्धाश्रम मत भेजिए। हाँ माँ, दादी को रहने दीजिए ना यहीं पर, उनके बिना ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो बेटा, इनका जाना जरूरी है, अब इनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बितानी पड़ेगी। इतने में देविका वहां से चली जाती है और कुछ ही मिनट बाद एक बड़ा सा बैग लेकर वहां पहुंच जाती है। देविका के हाथ में बैग देखकर सब अचंभे में पड़ जाते हैं। अरे देविका, तुम ये बैग कहाँ से लाई? तुम कहीं जा रही हो क्या? माँ जी ने अभी तो बोला थोड़ी देर पहले कि अब उनकी सास बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी असली जगह वृद्धाश्रम में ही है, तो मैं ये दूसरा बैग उनके लिए भी ले आई। वो क्या है ना, उम्र तो अब मम्मी जी की भी हो चुकी है, कल तो जाना ही है, इससे अच्छा अभी चली जाएंगी तो दादी सास को भी एक सहारा मिल जाएगा। क्या? क्यों बहू, तू मुझे वृद्धाश्रम भेजेगी हैं, अपनी सास को? मम्मी जी, अगर आप इस परंपरा का पालन करेंगी तो मुझे भी तो इस परंपरा का पालन करना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरी माँ कहा करती थी, ससुराल में बिल्कुल अपनी सास के नक्शे कदम पर ही चलना, जैसा वो करें और जैसा वो रहे ठीक वैसा ही रहना। तभी मैं एक अच्छी बहू बनने में कामयाब हो पाऊंगी ना सासू माँ। देविका की ये बातें सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देविका की बातों में उसे मासूमियत के साथ साथ आज बहुत सी चीजें सुनाई देती हैं, जो चीख चीख कर बताती है कि वो आज तक कितना गलत करते आई है। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अपने ससुर के देहांत के बाद मैंने न जाने अपनी सास पर कितने अत्याचार किए, उन्हें कितना जलील किया, खरी खोटी सुनाई। आज अगर तू नहीं होती तो मुझे कभी अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं होता। देर से ही सही, आपको अच्छे बुरे का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मी जी, तो अब आपके सामान का क्या करना है? अरे जा जाकर इसे मेरे कमरे में रख कर आ जा, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं साथ में रहेंगे। बहू, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तेरा किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। जो चीज़ तूने 2 दिन में पुष्पा को समझा दी, वो मैं बरसों से कहने की हिम्मत तक ना कर सका। पापा जी, ज़रूरी नहीं कि हर बात कहकर भी बताई जाए, कभी कभी अपनी गलतियों का एहसास कराना भी ज़रूरी होता है। और मैंने भी मम्मी जी के साथ ठीक वैसा ही किया, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराया और देखिए आज सब ठीक हो गया। सच में देविका, तुमने आज हम सबको बहुत बड़ी सीख दी है। अब पुष्पा सुधर जाती है और घर की पूरी जिम्मेदारी देविका को सौंप देती है और अब उनका परिवार एक सुखी और समृद्ध परिवार की तरह रहने लगता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।